बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। आज के टॉपिक्स शामिल करते हैं। पनामा केस की समाअत कल तक मुलतवी। एक मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मुन्नी का बाप और सारा टब्बर ही बदनाम हो गया। शेर रशीद, आज आप एक शेरनी का तुम्हें चैलेंज है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो और अपनी मुझे दे दो। अगर तुम मेरा चैलेंज नहीं कबूल करते तो तुम्हें नाला लई के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। वजीर आजम से इस्तीफा मांगकर आप असल में अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हमेशा से कह रहे हैं ये करप्शन की कमाई है, असल कारोबार आपका करप्शन है। बिलावल साहब, आप कह रहे हैं इस्तीफा लेंगे, नवाज शरीफ से बड़े बड़े भी इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो बच्चे हैं, ये मुश्किल काम है। और बिलावल भुट्टो जिसके बेटे हैं, जरा उससे पूछो कि करप्शन किसे कहते हैं। हम आए हैं इशारे पे, हमें इशारा हुआ है कि आप जाओ, और इशारा हुआ है जॉइंट अपोजिशन का। इशारा ऐसा इशारा नहीं था जैसा इनको मेमू गेट में इशारा हुआ था। इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं तशरीफ ला रहे क्योंकि वो 780 के इश्तिहारी हैं। तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम जिसको आपने वोट दिया है, आखिरी लम्हे तक लड़ेगा। असल जो अब मामला है, नवाज शरीफ मरियम, हुसैन और हसन की कम से कम 14 साल की सजा की तरफ जा रहा है। कतरी वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। नून लीग के सीनियर वुज़रा कहां गायब? क्या वजीर आजम ने चौधरी निसार को टेलीफोन किया? तहरीक इंसाफ की शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इन पॉइंट्स पर बात करने के लिए हमारा साथ देते हैं लाहौर से जनाब आरिफ निज़ामी साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, एक तरफ तो पनामा JIT रिपोर्ट का हंगामा बरपा है, तो दूसरी तरफ आज असेंबली में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान गद्दारी का वावेला मचाते रहे। निज़ामी साहब, बजाय वज़ीर आज़म को सपोर्ट करें या उनकी फेवर में कोई बात करें या उनको प्रोटेक्ट करें, इस सूरत हाल में जब मुशाहिदुल्लाह इस तरह की बात कर रहे हैं, बौखला गए? जी, मैं तो कहूँगा कि सारे ही बौखला गए हैं। ठीक। और ज़ुबान पे हमारे सीनियर सियासतदानों को कंट्रोल नहीं रहा। मुशाहिदुल्लाह का तो सीनियर सियासतदानों पर नहीं आते, और वो लूज टॉकर हैं, उनको वजारत से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन वो जिस किस्म की बातें उन्होंने कही हैं आज सेनेट के अंदर, वो यकीनन काबिल गिरफ्त और काबिल एतराज़ हैं। और सलाला और पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन आज उनका रूज सुखन ज़्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ था। फिर उन्होंने सेनेटर आज़म स्वाति को भी आड़े हाथों लिया। असल बात ये नहीं है कि भी जो बातें कह रहे हैं उनमें कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है। अपनी पार्टी को डिफेंड करें, अपने पार्टी को डिफेंड करें, बिल्कुल सही। लेकिन आपने देखा होगा कि ये तो ऐसे लगता है जिस तरह कि कोई नाटक चल रहा है या कोई टॉकिंग मैच जिसको कहते हैं। एक दूसरे को गालियाँ देना, ताने देना, पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ना, वो PMLN वाले भी लगे हुए हैं। मसलन मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ जी कि शेख रशीद ने ये कहा है कि जी मुन्नी अकेली बदनाम नहीं, उसका बाप भी बदनाम हुआ है और टब्बर बदनाम हुआ है। आप मुझे बताएं कि आया ये सियासत है? इतना पर्सनल फैमिली के बारे में होने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही। आपको पता है कि शेख रशीद साहब का फ़िक्रबाजी जो है उनका एक फ़न है उनके पास। सही। बहुत साल पहले की बात है, बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी और ये वहाँ मेंबर कौमी असम्बली थे। सही। ये बैठे हुए थे, तो उस ज़माने में ये PMLN में थे। अच्छा। तो बेनज़ीर गुजरी तो इन्होंने इंतहाई नामुनासिब रिमार्क दिया उनके लिबास के हवाले से। अच्छा। उसके बाद ये किसी न किसी बहाने अंदर हो गए। सही। इसी पादाश में। अच्छा। और इनको बहावलपुर जेल में रख दिया गया। और उस ज़माने में जो आजकल हमारी
मुस्तकिल रिप्रेजेंटेटिव हैं माशाल्लाह, मोहतरमा मलिया लोधी साहबा, जी जी, उनसे इनका एक मेल मुलाकात थी। इन्होंने उनके हाथ जोड़े, इनके शेख रशीद साहब के कुछ लोगों ने, वो बीच में पड़े और बड़ी मुश्किल से मोहतरमा मलिया लोधी ने, जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीब थी, जी जी, इनकी जान छुड़ाई। मकसद कहने का ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई शाइस्तगी कोई लिमिट ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे आबिद शेर अली ने भी तो उनका ऐसे आबिद शेर अली हो या वो दानियाल अजीज़ हो, ये एक शाउटिंग मैच जो है वो लगा रहता है। बल्कि आज एक बड़ा मौकर अखबार है जी जी, जिसका दम भरते रहते हैं, हमारे दोस्त काम भी कर चुके हैं वहाँ, मोहम्मद साहब, उसने एडिटोरियल लिखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो रोज़ एक तमाशा हो रहा होता है, इसके सुप्रीम कोर्ट बैकग्राउंड में ये उसकी तकरीम जो है और इज़्ज़त है जो, और उसकी जो एक वक़ार है, ये उसके मुनाफी और सिलसिले को बंद होना चाहिए। Exactly. और अगर जो आज जो बात की है इन्होंने मुशाहिदुल्लाह ने, जी जी, ये तो पार्लियामेंट के अंदर की है, बिल्कुल सही, यानी सेनेट के अंदर। तो मेरा मकसद है कि कोई सियासत के अंदर भी कोई नो होल्ड्स बार्ड चीज़ सियासत नहीं होना चाहिए। दूसरा ये जायदाद का झगड़ा, ये जायदाद का झगड़ा तो नहीं है कोई जागीर का झगड़ा है, कोई ज़ात का झगड़ा है, मुझे ये समझ नहीं आती। ठीक है जी। इजहार साहब, उन्होंने ये कहा है कि आपके सफ़ीर हुसैन हक्कानी से मुतालिक आज आसिफ जरदारी ने कहा है कि वो गद्दार हैं, यानी आपने गद्दार पाले हुए हैं। माजी में फिर जैसे निज़ामी साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि माजी में सलाला हमला हुआ, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, तब आप खामोश रहे, यानी कि वो गद्दारी का वावेला बचा रहे हैं। सिवाय इसके कि वो प्रोटेक्ट करें वज़ीर आज़म साहब को, जो आजकल की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करें, वो उन्होंने तो नई बहस छेड़ ली है। मैंने आज दिन को भी टीवी पर कहा कि ये जो जिस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं, ख़ास तौर पर JIT फिनोमिनन जो है, उसके बाहर जो नून लीग वाले तकरीरें करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो PTI वाले तकरीरें करते रहे या पीपल्स पार्टी वाले, ये एक किस्म का हमारे उर्दू या पंजाबी अदब में एक नई डायमेंशन है। किसी रिसर्च स्टूडेंट को, किसी PhD स्टूडेंट को चाहिए, किसी MPhil स्टूडेंट को चाहिए कि वो ये सारे जो रेट्रिक है इसको जमा करे, ये तो एक बड़ी अच्छी किताब बनेगी। इससे पहले बड़ी अजीबोगरीब किताबें इसी तरह लिखी गई हैं। एक साहब हैं, उन्होंने वो सारे सेइंग्स, अक़वाल जमा किए जो रिक्शों और ट्रकों के पीछे लिखे होते हैं। जी बिल्कुल। लाहौर में एक साहब हैं, उन्होंने लाहौर की जो कब्रें हैं उनके ऊपर लिखे हुए कतबे जमा किए हैं। सही। तो ये जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आज तलाल साहब कह रहे थे इस्तीफ़े के हवाले से, बिलाल साहब के बारे में वो बात कर रहे थे जो मैं यहाँ नहीं दोहरा सकता। फिर वो कह रहे थे इमरान खान को अपने भतीजे की फिक्र करनी चाहिए, भतीजे से मुराद उनकी बिलावल साहब हैं। इसी तरह PTI वाले भी कुछ कम नहीं हैं। आज वो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इनका या इनकी टाइम फिश हो गई। तो ये बड़े मुब्तज़ल किस्म के और गैर संजीदा, गैर शाइस्ता कलिमात हैं जो कौम को सुनने पड़ते हैं। सारा दिन TV चैनल्स पर, जिनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, लोग जो हैं ये सुनने पर मजबूर हैं। जी जी। कोई ज़ुबान का मेयार नहीं है, कोई शाइस्तगी का मेयार नहीं है। ये नहीं देखा जाता कि ये कलिमात जो हैं हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं। तो इनको कौन समझाए? क्या ये हमारे रहनुमा हैं? क्या ये असम्बलियों में जाकर हमारी पॉलिसी मेकिंग करेंगे? क्या ये नई कौम को एक डायमेंशन, कोई एक सबक, कोई एक खतूत दे रहे हैं कि उन पर चलना है? सिवाय अफसोस के और क्या किया जा सकता है? रही गद्दारी, तो हमारे यहाँ शुरू ही से ये रवाज है दूसरों को गद्दार कहने का। एक तो मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि एक तो साजिश का हमें बड़ा शौक है, साजिशें पकड़ने का, दूसरों पर साजिश का इल्ज़ाम धरने का, और दूसरा एक दूसरे को गद्दार कहने का। यहाँ किसको गद्दार नहीं कहा गया, और फिर जिसको गद्दार या सिक्योरिटी हैजर्ड कहा जाता है दूसरे दिन उसको वोट भी दिया जाता है। सही। तो ये सारी हमारी इमेच्योरिटी की और नापुख्तगी की इलामात हैं। खुदा जाने अब कब मैच्योर होंगे, कब पुख्ता होंगे। ठीक है जी। गुमन साहब क्या कहना चाहेंगे? वैसे सुमेरा, मैं तो इसमें कुछ ज़्यादा अचंभे की बात मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई नहीं लग रही। सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर यही होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बोलने में जो बोलता है, जो बात करता है, उसकी स्क्रूटनी मीडिया करता है, उसके बाद लोग देख रहे हैं, मीडिया आज़ाद है,
सबके सामने कच्चा छटा सबके सामने खुल रहा है। जिसकी जुबान अच्छी है उसकी अच्छी सुनाई देगी, जिसकी गंदी है उसकी गंदी सुनाई देगी। तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि कौन अच्छा है, कि किसके अफकार में तब्दीली आई है, कौन एज ए पॉलिटिशियन मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे आपस की बात है। पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह के, वो जब हालात के मुताबिक वो इस तरह के जो बिलो द बेल्ट जो है ना कमेंट्स करते हैं। अभी हमने देखा सारी दुनिया के अंदर जो लीड लेते हैं जमहूरियत के बारे में, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे ट्रंप साहब ने जिस तरह के सेक्सिस्ट रिमार्क्स अपनी कैंपेन के दौरान पास किए वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन फिर भी अमेरिकन अवाम ने उसे वोट दिया। वो एक अलग एक बहस मुबासा उस पर डिस्कशन की जा सकती है। मेरा सिर्फ इस पे इतना ही कहना है, हाँ शाइस्तगी होनी चाहिए, हाँ कोई तहजीब का दामन हमारे पॉलिटिशियन को पकड़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता हम उनके मुंह बंद कर दें। यही बात है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ जाती है ना कि कल कल को कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, खबरदार किसी ने इस पे तबसरा नगारी की, उसके बाद हमारे अखबारात ही हम ही लोग एडिटोरियल भी लिखेंगे और यहाँ पे बैठ के बहस भी करेंगे। ये क्या बात हुई, ये तो जुडिशियल कू हो गया, ये कैसे हमारी जुबानें बंद कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है जब लास्ट टाइम भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक किसी ने इस्तदा की कि जी आप इनको मना करें, तो जजेस साहिबान ने कहा जी हम बिल्कुल ये मना नहीं कर सकते, ये आपका राइट है एज ए पॉलिटिशियन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है। साहब कोई लिमिट तो होनी चाहिए। नहीं लकीर तो खींच। नहीं मैं आपकी सर, मैं इज़हार साहब आपकी बिल्कुल 100% आपकी बात से मुत्तफिक हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर सियासतदान जो है इस तरह की वो हरकत तो सकनात करते। मैंने अभी आपको ट्रंप की मिसाल दी, अब इससे ज्यादा मुहज़्ज़ब हमारे सामने हमने जो मैं भी ट्रंप की मिसाल देना चाहता हूं। ठीक है, निजामी साहब का भी कमेंट ले लेते हैं जो ब्रेक की तरफ। मैं ट्रंप का मिसाल देना चाहता हूं आपको गुमन साहब। लेकिन वो यही है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है और पाकिस्तान उम्मीद करते हैं एक कंजर्वेटिव मुआशरा है, यहाँ औरतों का तकद्दस है। मुन्नी बदनाम हुई, मुझे बताएं कि ये कोई ज़बान है? बिल्कुल सही। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नहीं, नंबर 2 बात ये है कि ये बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है हम वो लोग डिसाइड करें। गे मैरिज जो उसको यहाँ लीगलाइज कर दें गुमन साहब, वहाँ तो वो भी लीगलाइज है। तो खुदा का वास्ता है। और वो जो ट्रंप है वो तो औरतों से दस्तराजी भी करता है। हमारे हुक्मरानों को ये भी करना चाहिए। जुबानबंदी तो नहीं कर सकते, खुदारा कोई एक लिमिट लगाया करे। मैं जुबानबंदी की बात है, अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कतरी वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद। कतरी शहजादा तो नहीं आया लेकिन कतरी वजीर खारजा जरूर आए हैं। मुख्तसर सी मुलाकात का एजेंडा क्या हो सकता है जो वजीर आजम साहब के साथ हुई है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अच्छा निज़ामी साहब, मौजूदा सूरत हाल में कतरी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, वज़ीर आज़म से मुलाकात और इसके अलावा जो आज दलाइल दिए हैं ख्वाजा हारिस ने, उसके ऊपर क्या डिस्कशन करना चाहेंगे आप? कतरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। अब उसका अगर आप कतरी ख़त के साथ नाता जोड़ रही हैं या जोड़ा जाए तो ये दूर के कलाबे मिलाने वाली बात है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि कतरी शहजादे ने अपनी बिजनेस डीलिंग्स में ये बकौल शरीफ फैमिली के उनको से जो भी डील हुई थी इससे उन्होंने फ्लैट ख़रीदा था। जहाँ तक कतर का तल्लुक है वो इस वक्त खारजा पॉलिसी के हवाले से वो उसका ब्लॉकेट किया हुआ है मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब। वो फिर हम लोग उस पर हम बाद में बात कर लेंगे सरताज अजीज। लेकिन वो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इस वक्त जो है उनके नज़दीक जो उनके तो अब खासे मसाइल हैं उनके अपने। अब आप आ जाएँ आज के दलाइल के ऊपर कि वो दलाइल जो थे वो तो वाज़े तौर पे ख्वाजा हारिस साहब जो हैं जैसे कि PMLN की लीगल स्ट्रेटजी, और वो बड़े ज़ीरक वकील हैं। सही। वो स्ट्रेटजी है कि जी हम वो अब सब्सटेंस पे नहीं जा रहे कि जी फ्लैट कहाँ से ख़रीदे, कहाँ गई। वो कह रही है अदालत कि जी आप ये बताएं कि ये दे दें तो मामला ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। वो ये बता रहे हैं कि जी जो कल हमने जिक्र किया था कि मेरा फाइडी है, इस तरीक़ेकार सही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए गए हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं हैं। उनका कहना है कि जी ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये प्राइवेट कंपनीज से हैं, जिस पे शायद अफजल सईद साहब ने भी रिमार्क दिया कि वो मलका नस्बत पेश होती है, लेकिन उनका मकसद कहने का है कि या तो हुकूमती ज़राए से हों या ऑथेंटिकेटेड हों। तो ये कुछ लीगल लेकुनास जो हैं, एक है वो उनको ये भी सूट करता है कि ज़रा लंबा करें, ठीक है, टाइम लें। लेकिन आज की जो सिग्निफिकेंट चीज़ है जो मेरे नज़दीक वो दो हैं। जी जी।
वो एक तो ये है कि खान साहब ये तासर दे रहे थे और वजह तौर पे लग भी रहा था कि उनका ख्याल था कि विद इन दिस वीक ये मामला रैप अप हो जाएगा और वो मिठाई खिलाएंगे, जश्न मनाएंगे, नवाज शरीफ फारिग हो जाएगा। ठीक है। अब आज जो प्रोसीडिंग्स है उसमें ये बात वाज़ेह हुई है कि बार बार ये बात हुई है कि या तो आप बता दें यहाँ मामले को क्या, आपको टाइम भी ले लें बता दें, सही, या फिर ये मिल ट्रायल में भेजा जाएगा, वहाँ आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। अब अदलिया जो है दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि वो उनको सादिक और अमीन ना होते हुए खुद ही डिसक्वालीफाई कर दें। बिल्कुल सही। मुझे इसका इम्कान कम नज़र आ रहा है और ट्रायल कोर्ट चाहे वो नैब हो या ECP हो या कोई और अदारा हो, जी। ये उधर जाए, उस सूरत में ये मामला जो है वो टाइमलाइन मुकर्रर कर देंगे नैब की, वो ज़रूर। दूसरे नैब के बारे में लोगों को इतनी कोई तवक्कुआत नहीं है लोगों को। ठीक है ना जी। तो बाज़ लोग समझेंगे कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। ठीक है। इससे इमरान खान की जो पार्टी है, जो 2014 वाला कैफियत थी, वो खुदा ना खास्ता दोबारा ना और पूरी कौम की होगी कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है PMLN के लिए आज। जी। वो ये है कि बड़े तमतराक से शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रेफरेंस उन्होंने निकाल के बाहर फेंका कि आप जाएं वहाँ ECP। मतलब है कि कम से कम आप लीगल टीम है, आप सोच समझ के गिरफ्त मजबूत करें। ठीक है। अगर सियासी तौर पे करना है तो वो सियासी तौर पे भी करें, लेकिन ऐसी फोके फायर करने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मकसद ये है कि अगर आप देखें ना, जिस तरह वो टेनिस के अंदर होता है, 1 ऑल है आज। सही। यानी PTI खुश होगी कि जी आज काफ़ी उनके वकील को उन्होंने तेरे सवाल पूछे। ठीक है। और PMLN खुश होगी इन दोनों बातों पे। ठीक है। अच्छा इजहार साहब, अदालत ने आज एक बात कही कि एक जवाब से सारा मसला हल हो सकता है, कि ये हमारे असासे हैं और ये वसाइल हैं, और एक बात नहीं क्लियर हो पा रही ख्वाजा हारिस से। जी, उससे पहले मैं कतरी शहजादे के आमद के बारे में बात करूंगा। जी। वो ये कि ये तो हो नहीं सकता कि वो नवाज शरीफ साहब की मदद के लिए आए हों। वज़ीर ख़ारजा, अगर ऐसा होता तो वो पहले जिन्होंने आना था वो आ जाते। ये उसी वक्त आते हैं हमारे यहाँ जब कोई इनका अपना प्रॉब्लम हो। सही। अब जो हमारी सोच है वो दो चीज़ों के दरमियान फंसी हुई है। एक तो ये कि इनका कारोबार भी है हमारी हुक्मरान ख़ानदान का वहाँ, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, या को जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, जो कतर की आइसोलेशन है, वो प्रैक्टिकली क्वारंटाइन में है क्योंकि सारे मिडिल ईस्ट एक तरफ हो गया है। ठीक है सर। और कतर एक तरफ हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हुक्मरान जो हैं उनका कारोबार नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें अलग होनी चाहिए। अब देखिए ना, हमारे जहनों में ये मिक्स हो रहा है कि कतर का जो शहजादा है ये अपने कारोबार के लिए आया है या सरकारी काम के लिए आया है। ठीक हो गया। अब जो अदालत की तरफ आज आप आ जाएं तो आज हमारे 3 सीजन्ड जर्नलिस्ट जो हैं वो गए थे अदालत में। घुम्मन साहब गए थे, मालिक साहब गए थे और रऊफ क्लासरा गए थे। सही। ये वहाँ रहे थ्रू आउट द सेशन। इनका जो फीडबैक है घुम्मन साहब तफसील से बताएंगे क्योंकि ये ऐनी शाहिद हैं। वो ये कि आज जो उनके वकील हैं हारिस साहब, ही कट अ सॉरी फिगर। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि उनसे पूछा अदालत ने कि क्या नवाज शरीफ साहब इस कंपनी के चेयरमैन या मुलाजिम रहे, तो उन्होंने कहा हाँ। तनख्वाह उन्होंने ली या नहीं ली ये अलग बात है, ये भी गालिबन कल या परसों कहा गया है कि अगस्त की तनख्वाह उन्होंने ली थी। दूसरी बात जो उनके वकील ने तस्लीम की वो ये कि इकामा उनके पास था। अब ये चीज़ जो है ये पहले ये नहीं मान रहे थे, अब ये मान गए हैं। सही। तो ये जो हमारे सीजन जर्नलिस्ट हैं इनका ये ख्याल है कि ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में आता है और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बेसिस पर पहले हमारे काफ़ी MNAs जो हैं उनको निकाल बाहर दिया गया है। ठीक। तो आज जो लोग वहाँ मौजूद थे उनकी रीडिंग ये है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अदालत ये नहीं मान रही कि आप मजमूई तौर पर JIT रिपोर्ट के बारे में कहें कि ये ऑथेंटिक नहीं है। वो मुंदरजात की कंटेंट्स की बात करते हैं और वो कहते हैं कि आइटम वाइज आप इसका जवाब दें। फिर जो आपने बात की सुमेरा के एक सवाल का जवाब जो है वो एक सवाल ही तो सारा सवाल है, उसका जवाब अगर मिल जाए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल सही। बहरहाल अब आप घुम्मन साहब से डायरी लें क्योंकि ये वहां पर मौजूद थे। ठीक है जी घुम्मन साहब।
सुमेरा, जो कतरी जो आया हुआ है फॉरेन मिनिस्टर, हम बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो कतरी फिनोमिनन हमारे मुल्क में पिछले साल से एक जारी सारी है, उसकी मौजूदगी के अंदर कतर से कोई भी इस तरह का शहजादा आएगा या फॉरेन मिनिस्टर आएगा, चाय मंगोइयाँ तो ज़रूर होंगी। उसका तदारक गवर्नमेंट इस तरह कर सकती है कि आज फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, वो फॉरेन ऑफिस से एक बयानिया वहाँ से प्रेस स्टेटमेंट इशू करवा दें कि वो इसलिए आए थे, ये हमने डिस्कस किया और ये हमारा आपस में जो क्रॉस द टेबल डिस्कशन हुई, इन चीज़ों पे हम मुतफिक हुए, ठीक हो गया। वो तो आ नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि या अगर कल कलाम को हम ये देखते हैं कि अगर इस पनामा केस के हवाले से कतर से कोई फर्ज करो हेल्प आ जाती है, फर्ज करें कतरी प्रिंस कह देता है कि जी मैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं बीमार हूँ, या और किसी तरह का वो वहाँ से कोई आपको हेल्प आ जाती है, तो फिर यकीनी तौर पर फिर लोग वो जो कनेक्शन बनाने उसके मिलाने के चौक वो ज़रूर मिलाएंगे। उसकी वजह ये है कि आप पिछले 4 दिनों से हमने देखा कि किस तरह आपने दुबई में वहाँ पे बात करने के लिए कोशिश की, उसके बाद सबूत भी मीडिया के सामने आ गए। अब जहाँ तक आज की जो सुनवाई है वो सुमेरा देखें, अब एविडेंस इस लेवल का आ चुका है कि मुझे लग रहा है कि बचना मुश्किल है। वक्त गेन करना, टाइम इसको ड्रैग कितना कर सकते हैं। अब जाहिर बात है बड़े बड़े वकला वो वहाँ पे लेके आए हुए हैं। ये जो कैपिटल FZE का है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन, वो तो मान लिया उन्होंने, हाँ हैं, और उस पर आप वो कल परसों बताएंगे कि किस कैपेसिटी में थे, तनहा ली या नहीं ली, जो भी सारी सूरत हाल है। और दूसरा इसके अलावा जब वहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब ने आज बड़ा जोर लगाया, उनका सारे का सारा जोर ये था कि जो GIT ने एविडेंस कलेक्ट किया उसको ये वाया इस्तेमाल होना चाहिए था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना चाहिए था, प्राइवेट नहीं होने चाहिए थे, वो सारी चीजें। उसमें तीनों जजेस साहबान ने कहा छोड़े, GIT को साइड पे रखें, आपके पास एविडेंस है, हमें बता दें जो A1 फील्ड जो फ्लैट्स हैं उसका हमें मनी ट्रेल बता दें, वो कैसे आपने खरीदे, और उसके बारे में क्योंकि 17 साल पहले भी एक नैब के अंदर एक रेफरेंस पड़ा हुआ है उसकी तफ्तीश के लिए, उसका बता दें। एक और जो बड़ी कोशिश करते रहे बार बार वो ख्वाजा हारिस साहब, वो था ये जो हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है कि उसको किसी ना किसी तरह ये साबित किया गया कि वो एक क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसके दोबारा उसको ज़रा खोला नहीं जा सकता। वो अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि उसको दोबारा खोला जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो आर्गूमेंट होगा। लेकिन वो पंजाबी कहते हैं ना, पानी ची मदानी, वो ख्वाजा हारिस साहब वो लगा रहे हैं। आप देखें वो मदानी कितनी देर चलाते हैं, उसमें से कुछ निकलता है या नहीं निकलता। एविडेंस के हवाले से इस वक्त जो हुकूमत बड़ी वो एक कमजोर विकेट पे खड़ी है, उनके पास है नहीं है। अब देखें आने वाले दिनों के अंदर ये अपनी ज़मीन से निजामी साहब का भी कमेंट लेंगे इसके ऊपर, लेकिन जब ब्रेक की जानिब जाना है, किसी और चक्कर से कोई मनी ट्रेल निकाल लेते हैं तो ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि दोनों पार्टीज में राबतों का अमल जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। एक तरफ वजीर आजम साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो वो शेख रशीद से मुलाकात करें। और एक और पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे कि नून लीग के सीनियर वज़रा आखिर कहाँ गायब हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन करते हैं। एक बार खुश आमदीद। निजामी साहब, इत्तेहादी जमातों की मुशावरत चल रही है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, और एक और बात आपने पहले भी डिस्कस की, तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी शहबाज शरीफ के खिलाफ वो मुस्तरद होगी, क्या उनके सर से खतरा टल गया? सबसे पहले तो मैं वाज़ेह करूँगा, जो एक कतरी वज़ीर ख़ारजा है ना, जी, और जो वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, जो जिसको हम कहते हैं कतरी शहज़ादा, जी, इनके और उनके दरमियान काफ़ी इख्तलाफात हैं। अच्छा, तो उसको खामखा अगर हम पनामा लीग से जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो ये कुछ हासिल नहीं होगा हमें। ठीक है। दूसरे ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज मुशाहिदुल्लाह साहब ने एक बात कही है जिसको ज़रा इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो फरमाते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम ममालिक में गिरोहबंदी उसमें फ़रीक नहीं है, बिल्कुल सही, और वो इसकी सज़ा भुगती और भुगत रहे हैं। इस पर थोड़ा सा ज़रा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं पहले भी अर्ज़ किया था यहाँ कि जो UAE है वो सख्त नाराज़ है मियाँ साहब से। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब उनसे पर कभी सालिसी की बात करते रहे, कभी वहाँ ट्रूप्स देने की बात करते रहे, और उन्होंने उनको लेट डाउन किया, बातें कुछ की, किया कुछ सही। अब चाहे उन्होंने वो पाकिस्तान के कौमी मफाद में किया मेरे नज़दीक, क्योंकि उसके मैं तो ख़िलाफ़ हो गया पाकिस्तान जो अपनी क्यों फ़ौजें भेजे वहाँ। फिर उन्होंने कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो, वो इंडिया चले गए। जी, उन्होंने इंडिया के हक़ में बयान दिया, सिक्योरिटी काउंसिल हक़ में दिया, जो कोईती रूलर हैं उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में करेंगे, उनकी इंडिपेंडेंस डे की जो
रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को, उसमें शरीक हुए। मियाँ साहब को घास नहीं पड़ी, सही, उनको टाइम नहीं मिला। फिर जनरल जो है हमारे बाजवा साहब, ये गए वहाँ, ठीक, इनको टाइम मिला एक मिलिट्री टू मिलिट्री, और उनकी रूलर से भी कुछ देर मुलाकात हुई आधे घंटे की, लेकिन वो ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, ठीक है, लेकिन वो बर्फ़ नहीं पिघली। अब इसको जो कहना चाह रहे हैं ना मुशाहिदुल्लाह साहब, वो ये है कि जो कोईती जो यूए की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने जो कुछ भेजा ना कि सारा कुछ जाली काम है, होगा शायद ऐसे ही, अच्छा हो सकता है ऐसे ही हो, ठीक है, लेकिन अगर तल्लुकात ठीक होते तो वहाँ जिस तरह के हालात हैं वो शायद इतनी आसानी से ये चीज़ ना भेजती। अब मुझे नहीं पता उनकी ऑथेंटिसिटी का। अब बाकी आ जाएं आज की बात पे, आप शहबाज शरीफ साहब जो हैं कि जो आपने शायद दोबारा मुझसे पूछा कि उनके सर से खतरा टल गया। नहीं, देखें इमरान खान साहब, आपको पता ना एक चीज़ तो है, अपनी हट के पक्के हैं और बड़े टेनिशियस हैं, वो उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी सियासी ज़रूरत है कि ये सारी फैमिली जो है ये आउट हो। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता भाई दबे। शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2013 में जो नवाज शरीफ अपोजिशन में थे, जल्द वापस आए थे, उन्होंने 2008 से 13 तक पंजाब डिलीवर किया, और इसीलिए आज वो असेंबली में बैठे हैं। तो ये कहना जी वो आएंगे तो सब कुछ शराजा बिखर जाएगा, ये वो बड़ा थ्रेट समझते हैं उसको पीटीआई वाले अपने लिए, और वो इतनी जल्दी उनको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा इजहार साहब, आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म साहब की एजाजुल हक से मुलाकात हुई है, और वो डट गए हैं, कहते हैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी और जो भी फैसला आएगा कबूल होगा सुप्रीम कोर्ट का। देखिए मौलाना फजल रहमान जो हैं उनसे मुलाकात अगर की है वज़ीर आज़म ने, तो जिस तरह पहले हमारी एक और सियासी शख्सियत, मैं नाम नहीं लेता यहाँ, उनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर वो किसी से हाथ मिलाते थे तो वो हाथ मिलाने वाला अपनी उंगलियां गिनता था कि एक उंगली कम तो नहीं हो गई। सही। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के सियासत में बहुत से दोस्त होंगे, उनके बहुत से वफादार होंगे, बहुत से लॉयल होंगे। जाहिर है कि सियासत में दोस्तियाँ होती हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, लॉयल्टीज़ होती हैं, लोग साथ खड़े होते हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर वज़ीर आज़म ये समझ रहे हैं कि मौलाना जो हैं वो आखिर वक्त तक उनका साथ निभाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो गलती करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब में जितनी मैच्योरिटी है, पुख्तगी है, ठीक है, वो बहुत से दूसरे मामलात में अहल नहीं होंगे, लेकिन उनको इतना ज़रूर पता होगा कि किस पर कितना एतबार करना है। मौलाना फजलुर रहमान अगर मिले भी हैं तो वो किसी अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मिले होंगे। हिमायत का ऐलान वो जब भी कोई बात करते हैं, देखें उनकी ज़हानत के बारे में बहुत बात की जाती है, तो वो जब भी बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई उनका अपना पेच ज़रूर होता है। ठीक। अब दुबई के बारे में ये जो निज़ामी साहब ने बात की है, ये बिल्कुल सही बात है कि अब इसको गैर मुल्की साजिश कहना, ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, और ये उसी जुमरे में आती है जो एक हमारा बीमारी है नफ्सियाती, कि साजिश हुई है। साजिश तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर दुबई या यूएई से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो वज़ीर आज़म को इस तरह पापड़ भी न बेलने पड़ते वहाँ की हुकूमती शख्सियत से बात करने के लिए। और अगर एविडेंस वहाँ से आया है उनके खिलाफ तो गालिबन ये भी इतनी आसानी से ना आता। सही। अब शहबाज शरीफ साहब की जो बात है, तो इमरान इतने कच्चे नहीं हैं, उनको पता है कि अगर उन्होंने अपना मकसद हासिल करना है, यानी उनका टारगेट ये है कि वो चेंज लाएं मुल्क में, शरीफ ख़ानदान को, आले शरीफ को हटाएं, तो वफाक से नवाज शरीफ को हटाने से उनका काम नहीं बनेगा, क्योंकि असल तो मसला पंजाब है। क्रक्स ऑफ द मैटर तो वहाँ है, क्योंकि वो तकरीबन 60-70% पाकिस्तान का इफेक्टिव हिस्सा वो है। बिल्कुल ठीक। इसलिए वो ये भी इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक वो उसको लगे रहेंगे, अपनी हट के पक्के हैं वो, स्लोली एंड स्टेडीली, और शहबाज शरीफ ही उनका बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ही की तरह उनके असल टारगेट हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि अगर वफाक से वो हट जाएं और वहाँ पंजाब में उनकी हुकूमत हो तो फिर उनको फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। घुमर साहब क्या कहेंगे ये तमाम सूरत हाल? और बिलावल भुट्टो जो है वो भी एक्टिव हो गए हैं, कहते हैं हम कराची से इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे, ट्रेन मार्च होगा। वैसे वो बिलावल की तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूँ, कम अज़ कम वो एक यहूदो अनूज़ की जो साजिश का हम सुनते थे ना पाकिस्तान के खिलाफ,
वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो काम खत्म हो गया। अब अगर साजिश ये चल रही है, अब तो यूएई से साजिश हो रही है, वो तो हमारे मुस्लिम मुल्क है, चले वो एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुस्लिम मुल्क के अगेंस्ट कर रहा है। जो एविडेंस आया यूएई से, वो उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील ने वो प्राइम मिनिस्टर के वकील ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 तक वहां पे एक कंपनी में नौकरी करते रहे और वहां पे उसकी वो दूसरा क्या कहते हैं रेजिडेंस भी ली, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन भी लिया, कामा भी लिया, वो वर्क परमिट भी लिया वहां पे। तो चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। चले हम आपस में मुस्लिम ममालिक आपस में इस हवाले से चले साजिशें चलती रहेंगी। वो अमेरिका और वो जो बात अब हम खुद कफील हो गए, अब खुद कफील हो गए। दूसरी बात है शहबाज शरीफ साहब वाली, देखें वो तो ठीक है, वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि चूंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अगर मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स इस हवाले से कोई केस बनता है, उनको घर भिजवाना है, तो उसका राइट फॉरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो आप मेहरबानी करके वहां पे जाएं। वो आ गए वहां पे, वो अगेन रूल ऑफ लॉ है, जहां पे उनके खिलाफ पीटीआई के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, ईसीपी में भी और सुप्रीम कोर्ट में, वहां से फैसला आने दे, वो जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा, एविडेंस होगा, वो जीत जाएगा। जहां तक बात आ गई मौलाना फजलुर रहमान, तो उनके बारे में मैं यही कहूंगा, वो एक कहते हैं कोट एंड कोट हरदम तैयार वो रहते हैं, वो जो है ना वो पॉलिटिक्स करने के लिए, नेगोशिएशंस के लिए। 2000 से वो ऑनवर्ड वो हुकूमत में जन्म शरफ के साथ उनका बड़ा हैंड एंड ग्लव रहा। उसके बाद जरदारी साहब के वो बड़े ज़बरदस्त दिन रात मशवरे चलते थे। अब जब से नवाज शरीफ साहब आया, उनके साथ भी ज़बरदस्त उनकी जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप है। लेकिन पीटीआई ने पिछले दिनों पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि अगर खुदा न खास्ता निज़ामी साहब अगर वो आ जाते हैं हुकूमत में, तो ये जो है ना फजलुर रहमान साहब हमारी तरफ से ना समझे, हम उनको अपनी किसी हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। वो आप ये देखना है कि आप वो आते हैं हुकूमत में या नहीं आते, तो वो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फजलुर रहमान साहब की सियासत जो पिछले मैंने 1.5 दहाई में देखी है, वो ये है कि वो बिल्कुल उनके नजदीक जमहूरियत हुकूमत में रहना है, और वो बड़े जबरदस्त और कामयाबी से उसको चाहे वो पार्टी कोई भी लेके आगे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात जो है ना, मैं ये अर्ज करूंगा, पीटीआई ना कहे कि हम बरसरे इख्तिदार आए तो मौलाना को नजदीक नहीं आने देंगे, ये उनका वहम है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके पास मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, निज़ामी साहब शायद आपने मेरा पॉइंट चोरी कर लिया। ठीक है ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा था कि फर्ज करें इमरान खान साहब जो हैं अगर बाबर अवान और फरदौस आशिक अवान को ले सकते हैं, तो वो वहाँ फ़र्ज़ करें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए उनको मौलाना फजल रहमान से अलायंस करना पड़ता है, वो ज़रूर करेंगे। जैसे गोमन साहब खुद कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ आखिर तो होता नहीं है और होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हर किस्म का लोटा जो है इधर उधर जाना चाहिए। तो फिर एतराज़ जो है क्या इस मामले में। बाकी जो मैं यूएई के बारे में बात कर रहा था, वो मैं सिर्फ ये वजाहत कर रहा था कि वो अगर जैसे इजहार साहब ने भी कहा कि अंडर नॉर्मल शुक्रवार तलक़ात होते, तो वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस नहीं है अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ भी नहीं देना था। ठीक है निज़ामी साहब, आपने जो अभी बात की केपीके वाली, कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि मियां साहब जब केपीके में जलसे भी करेंगे और मौलाना साहब को टास्क दे दिया कि वो वहां पर उनके साथ जलसे करें। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सेनेट के इजलास में आज मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज़ और चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी में कुछ डिस्कशन हुई है। वो क्या डिस्कशन है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं अपने एनालिस्ट से। वेलकम बैक। निज़ामी साहब, एक तरफ तो पनामा की वजह से पूरे मुल्क में हर चीज़ रुकी हुई है और दूसरी तरफ सेनेट में इस तरह की बातें चल रही हैं कि राहील शरीफ ताहाल इत्तेहादी फ़ौज के सरबराह नहीं बने हैं। ये इस्लामी इत्तेहादी फ़ौज के बारे में जो सरताज ने कहा ना, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इट इज़ लाफेबल। और रज़ा रब्बानी साहब ने सही सवाल पूछा है कि अगर TOR ही नहीं बने तो वो क्या करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। और पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा स्टेप लिया। आफ्टर ऑल उनको जो NOC है वो तो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया ना जी। और जनरल राहील शरीफ जो हैं वो खाली वहाँ गोल्फ खेल रहे हैं, क्योंकि ना अभी उसके TOR हैं, ना को फ़ौज बनी है। सरताज कहते हैं वो कमांडर भी नहीं किसी के। यही तो मुसीबत है ना कि पाकिस्तान में ना अवाम ना पार्लियामेंट को कुछ बताया नहीं जाता और मामलात जो हैं अभी आए हुए तो जनरल राहील शरीफ साहब यहाँ, उनके बेटे की मंगनी थी, खसूसी तैयार है, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, वो खुश हैं बड़े और वो तनख्वाह मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो वो गालबन इसी में खुश हैं। लेकिन सरताज इसका एक और जो है ना कि जी रकानी नेटवर्क वगैरह यहाँ कुछ नहीं है और अमेरिका को हमने बता दिया, जॉन में कहने आए थे। अमेरिका जो है इस वक्त एक नई FPAC पॉलिसी जो है नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी मुरतब कर रहा है।
और वो ट्रंप के बड़ी जो मखसूस मुसलमान ममालिक के बारे में जो राय है और पाकिस्तान के बारे में राय है और मोदी और ट्रंप के इत्तेहाद को पे तो ऐसी कोई पाकिस्तान की कोई मुवाफिक भी नहीं है। अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान के जो फंड था ना, कोऑर्डिनेशन सपोर्ट फंड, उसके पैसे भी रोके। सही। अब हम जो है वो एक तो इंटरनल मसाइल में नोश्ता एतबार हम पढ़ने को तैयार नहीं है कि हम कह देते हैं कि जी एक कहानी नेटवर्क और ये और वो, लेकिन इस मामले में दुनिया जो है वो हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करनी थी। अमरीका तो एक तरफ रहा। सही। तो इस तनाज़र में मेरा ख्याल है कि ये खारजा पॉलिसी भी हमारी बाकी पॉलिसी की तरह ढंग टपाऊ तरीक़ों से चल रही है। और ये जो इसमें जो ख़तरा है ना जनरल राहील शरीफ के, यानी यूएई तो नाराज़ है जो सऊदी अरेबिया में नई डिस्पेंसेशन आई है, नया क्राउन प्रिंस जो आ गए हैं अब, ये कोई वो वाली बात नहीं रही पहले वाली पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की। और मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब आप आज अगर जद्दा जाना चाहें तो वो ले लेंगे इनको। अच्छा, ठीक है। इजहार साहब क्या कहना चाहेंगे? रज़ा रब्बानी ने कहा कि एक शख्स को इतनी अहम जगह पर आप भेज रहे हैं, वहाँ पर कोई फौज नहीं है, TORs नहीं है, ये हमारी खारजा पॉलिसी को मुतासिर नहीं करेगी? ये बात पर मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले निज़ामी साहब ने हमारी जो सियासी तारीख है उसके एक बहुत अहम बाब को टच किया और फिर जल्दी से आगे बढ़ गए। मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ कि यहाँ कैसे सियासी दुश्मनियाँ दोस्तियों में तब्दील होती हैं। मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने बात शुरू की थी, बिल्कुल सही बात थी। कल को इमरान खान बिल्कुल उनको इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ कि आप देखें, चौधरी ज़हूर इलाही के बारे में कहते थे, जो रिवायत है कि सदर ज़िया ने भुट्टो साहब को फांसी, जिस कलम से फैसला लिखा था फांसी का, चौधरी ज़हूर इलाही साहब मरहूम ने वो कलम अपने पास रख लिया। ये फैक्ट है, ये सही बात। लेकिन आप देखिए कि उसी ख़ानदान और उसी पार्टी के जो थे परवेज़ इलाही साहब, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये जो है राहील शरीफ साहब वाला मसला, तो वो कहते हैं कि पैडल तो मेरे पास है, अब मैंने इसमें साइकिल फिट करनी है। सही है। राहील शरीफ साहब चले गए हैं, वहाँ फौज नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। बिल्कुल सही। 1400 साल में मुसलमान ममालिक की मुश्तरका कमान, मुश्तरका फौज नहीं बनी। बिल्कुल। ये जो तसव्वुर है उम्मत का, ये रूहानी तसव्वुर है, ये एक नोशनल है आइडिया। ये 1400 साल में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ कहीं भी। तो मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल में, जो मेरा थोड़ा बहुत तारीख का नाक़िस इल्म है, कोई फौज नहीं बनेगी। आप देखें कि तुर्की जो है वो कतर के साथ है। बिल्कुल सही। उधर से तुर्की सऊदी अरब के साथ भी है और ईरान के साथ भी है। मैं ज्यादा मिसालें नहीं देता, वक्त कम है। आप देखिए, सिर्फ मिस्र और शाम की बनी थी फेडरेशन, खत्म हो गई। तो मुझे ये डर है कि राहील शरीफ साहब को वापस ना आना पड़े, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो। बिल्कुल सही बात है जी। गुमन साहब देखें, एक चीज़ तो तय है सुमेरा, अब जनरल राहील शरीफ अगर सऊदीया गए हैं तो वो हुकूमत की मर्जी से गए, उन्होंने NOC दिया था। अगर NOC ना देते वो वहाँ पे ना जाते। मसला असल में क्या है? मसला वही है जो निज़ामी साहब बात कर रहे थे, किसी को ऑन बोर्ड तो कोई लेता नहीं है। कोई पार्लियामेंट को बता दें, कोई मीडिया को बता दें, कोई इन कैमरा ब्रीफिंग में रख लें। सज्जन जिंदल आता है तो आपका पर्सनल दोस्त है, कतरी फॉरेन मिनिस्टर आता है तो वो मिलके चला जाता है। वो फॉरेन ऑफिस को खबर ही नहीं है कि कतरी आज फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। किसी मुल्क में ऐसा होता है, वो मिलके चला जाता है। उसके बाद पिछले दिनों हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जहाज में आर्मी चीफ को बिठा के सऊदी अरब ले गए, वहाँ पे रात रह के वापस आ गए। किसी को कुछ नहीं बताया कि वहाँ क्या लेने गए थे, कौन सी सर्विसेज ऑफर करने गए थे। मसला यह है कि आप, पाकिस्तान एक जमहूरियत है, हमको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरह वहाँ पे शहनशाहियत तो है कोई नहीं है। तो जमहूरियत का बेसिक असूल ये है कि आप लोगों को बताते हैं, आवाम को बताते हैं कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये हमने डिसीजन लिए है। हाँ, कोई सेंसिटिव इश्यूज हैं तो वो इन कैमरा कर लें, अपने पॉलिटिशियन को बता दें, अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले लें, तो अपोजिशन मजबूर ना हो आपसे पूछने के लिए। इस तरह के जरा कड़वे सवाल आज रज़ा रब्बानी साहब पूछ रहे हैं तो वो ना पूछते, पता होता कि हमें बताया हुआ है। ये तो हो गया कतरी, ये हो गया अपनी हमारी फॉरेन पॉलिसी का। मैं आता हूँ थोड़ी सी वो सियासत वाली बात। निज़ामी साहब से ये रिक्वेस्ट है, देखें वो हमारे सियालकोट से हैं, फिरदौस आशिक अमान साहबा, स्टूडेंट लेवल से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, फिर उन्होंने अपना लोकल गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिक्स की। उसके बाद देखें वो डायरेक्ट, वो चंद उन खवातीन में से हैं सुमेरा जिन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ से जीता हुआ है, डायरेक्ट उन्होंने वोट लिए थे, वो रिजर्व सीट पे नहीं आई थी दूसरी दफ़ा।
तो अब उनकी सियासत है, उनको निज़ामी साहब सियासत करने दें। वैसे फिरदौस आशिक अवान पे अभी कोई मुकदमा कोई ना साबित हुआ है, ना कोई ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन अंडर गोइंग है नैब की या FIA की। हाँ, अगर इल्ज़ाम है, अगर उन्होंने कोई चोरी चिकारी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की है, कल कलाम को अगर कन्विक्ट होती हैं तो ठीक है, लेकिन ये कि फिलहाल आप ये कहना कि जी वो फिरदौस आशिक अवान एज ए पॉलिटिशियन बुरी है, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी नहीं, किसी ने मैंने बिल्कुल बुरा नहीं कहा उनको, मेरी बड़ी मोहतरम है। बहरहाल उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी मालूम है, अल्लाह उनको दोबारा इलेक्ट करे। ये नहीं मैंने कहा, मेरा तो सवाल ये था कि ये जो लॉयल्टीज़ बदलने वाली बात है, इसके ऊपर बात हुई थी कि कितनी देर स्टिक करते हैं। लेकिन मैं इजहार साहब को यकीन दिलाता हूँ, दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन आप यकीन डालिएगा दानियाल अजीज़, मारवी मेमन, जायद हामिद, खुसरो बख्तियार ये नहीं छोड़ेंगे नवाज शरीफ को, ये कायम रहेंगे। तो निज़ामी साहब बाकी लोग बाकी गोबंद साहब ने कल भी कहा था, मैं थोड़ा सा जरा निज़ामी साहब हम आपकी बात समझ गए हैं पूरी तरह। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है ना, वैसे एक तरफ कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स के अंदर मोरालिटी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जब वही लोग जो पॉलिटी की बात करते हैं, हमारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं यार ये तो इट इज़ कोई नहीं, जिसको जहाँ चाहे शुतरे बेमहार की तरह बिल्कुल सही चला जाए। यानी ये अगर ऐसे हो तो जहाँ जो महज़ब जमहूरी ममालिक हैं, जिसमें मैं इंडिया का नाम भी लूँगा किसी हद तक, सही, वहाँ एक एक दो दो सीट से अस्करियत से 5-5 साल हुकूमतें चलती रही हैं। सही, तो वो लोटे बन के चले जाएं तो हुकूमतें गिर जाएं। बिल्कुल सही। तो मेरा मकसद है कि हमें इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करना चाहिए या इनकरेज नहीं करना चाहिए इस चीज़ को कि जी यहाँ पे लोटा आज़म जो है उसको एक कोई नज़रियाती फ़लसफ़े के तौर पे पेश किया जाए। जी इज़हार साहब। जी साहब। अब लोटों का ज़माना ख़त्म हो गया है, आजकल मुस्लिम शावर कहना चाहिए क्योंकि आजकल तो अब बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि लोटे क्या हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, वो सुमेरा, आज वो एक और अहमियत वाली चीज़ ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान मिनिस्टर साहिबान नहीं आ रहे। वो पहले ख्वाजा साहब आते थे, ख्वाजा आसफ भी, ख्वाजा साद रफीक पे। आजकल वो सारी की सारी ये ज़िम्मेदारी वो तलाल पे और उसके बाद दानियाल अजीज़ और उस पर मरियम औरंगजेब कंधों पे डाली हुई है उनको डिफेंड करने की। वो तो निसार साहब भी बीमार हैं, मे भी हो सकता है। लेकिन एक आज मैंने देखा कि वहाँ पे, हाँ कल भी देखा और आज भी वहाँ पे जो डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर राना तनवीर साहब, उनको मैंने कहीं देखा छुपे हुए बैठे हुए। वो बोले नहीं, मीडिया में नहीं आए, लेकिन वो आजकल वहाँ पे जाके आ रहा हूँ ना, वो बड़ा थोड़ा इंटरेस्ट के साथ वो वहाँ पे कोर्ट नंबर 2 के अंदर एक साइड पे छुपे बैठे होते हैं सीट के ऊपर, मीडिया पे नहीं आ रहे, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो कुछ वो बड़ी हैरान कुन चीज़ है मेरे लिए। वैसे मैंने ये बात करनी है कि आज एक खबर जो अभी आई है हमारे यहाँ बैठने से पहले, वो ये कि पंजाब कैबिनेट के मिनिस्टर जो हैं अता मानिका साहब, जी वो मुस्ताफी हो गए हैं। बिल्कुल। और मैं तो खैर नहीं कहता, लेकिन टीवी पर मैं ये कमेंट सुन रहा था कि हो सकता है ये बारिश का पहला खतरा हो। अच्छा, ठीक है। और हवा का रुख लोग पहचान चुके हैं कि भाई ये, लेकिन मैं ये हवा से बात करना चाहूँगा और मुर्गान बात नवाज जो हैं आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बात भी कही है कर रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि मैं ना इस्तीफा दूंगा और मैं बड़ी सरगर्मी से अपना एजेंडा जो है आगे बढ़ाऊंगा और असेंबलियाँ भी नहीं तोड़ूंगा। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि ये मुल्क में एक बुरानी कैफियत पैदा हो सकती कल को, स्टेलमेट अगर वो रिज़ाइन नहीं करते। और शायद मियाँ साहब जो हैं वो किसी मुज़ाकरात के अमल के ज़रिए ही और किसी कुछ लो और कुछ दो के ज़रिए ही इस चीज़ पे तैयार हो। चले जी मैं अलग हो जाता हूँ, अच्छा, और मैं कैंडिडेट नहीं होगा और आइंदे का को नक्शा जो है वो हम तय कर लेते हैं। आई होप ऐसे ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीन एनालिस्ट का। सुमेरा मिर्ज़ा को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।